नमस्ते और स्वागत है। आज हम 2 से 8 फरवरी 2026 के सप्ताह पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हाँ, और जो खबरें हमारे सामने हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत एक ही समय में कई अलग अलग मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, एक तरफ तो हम ग्लोबल फिनटेक और सेमीकंडक्टर जैसी भविष्य की बातें कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण, संस्कृति और जमीनी स्तर के शासन पर भी उतना ही जोर है। हाँ, तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या कहानी कह रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पूरे भारत के नक्शे पर कई चीजें दिखाई गई हैं। सबसे पहले दिल्ली में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2026। हाँ, और इसका लक्ष्य 50 से ज्यादा देशों को आकर्षित करना है। मतलब भारत को एक रिसर्च हब बनाने की तैयारी है। और इसी के साथ 7.8% की जीडीपी ग्रोथ का पूर्वानुमान भी है। ये तो काफी मजबूत आंकड़ा लगता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में एक तरह का आत्मविश्वास है, तभी तो इतने बड़े आयोजन हो रहे हैं। अच्छा, अब मुंबई की तरफ चलते हैं। वहाँ कोस्टल रोड एक्सटेंशन का दूसरा चरण चालू हो गया है। हाँ, और ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, इसे समझिए। ये मुंबई के लिए समय की बचत है, कम ट्रैफिक है और बेहतर कनेक्टिविटी है। मतलब शहर की धमनियों में एक नई जान फूंकने जैसा। कुछ वैसा ही। और उधर कर्नाटक में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो गया। ये तो एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है। रणनीतिक कैसे? देखिए, आज के दौर में चिप्स के बिना कुछ नहीं चलता। फोन से लेके सैटेलाइट तक अपना प्लांट होने का मतलब है कि हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। सही बात है। अब थोड़ा पूर्व की ओर देखें तो कोलकाता में डिजिटल साक्षरता और सांस्कृतिक पहल की बात हो रही है। हाँ, सरकार ने क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के लिए नए थिएटर बनाए जाएंगे। जी, ये दिलचस्प है। मतलब विकास सिर्फ तकनीक और उद्योग तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, संस्कृति और कला को भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है। और पूर्वोत्तर में भी देखिए, इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय लोगों की भागीदारी शामिल है। हाँ, और अगर हम दक्षिण में देखें तो तमिलनाडु में एक बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप हुई है। अच्छा, किसके साथ? भारत अब तटीय पवन फार्मों के लिए नॉर्वे के साथ सहयोग कर रहा है। ये ऊर्जा सुरक्षा और क्लाइमेट चेंज दोनों के लिए एक बड़ा कदम है। तो ये तो हो गई विकास की बात। अब अगली स्लाइड पर आते हैं जो पर्यावरण से जुड़ी है। भारत में अब कुल 98 रामसर साइट्स हो गई हैं। जी, 2 नई जगह जुड़ी हैं। पहली तो गुजरात के कच्छ में है धारीदांड। धारीदांड? हाँ, ये बन्नी घास के मैदानों के पास है और यहाँ 3000 से ज्यादा कॉमन क्रेन आते हैं, सोचिए। वाह। और दूसरी है उत्तर प्रदेश के एटा में पटना पक्षी अभयारण्य। पटना पक्षी अभयारण्य नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये तो यूपी में है ना? हाँ, ये यूपी की 11वीं रामसर साइट है। यहाँ 178 पक्षी प्रजातियां और 250 से ज्यादा तरह के पौधे हैं। तो रामसर साइट का दर्जा मिलने से इन जगहों के संरक्षण में मदद मिलेगी? बिल्कुल, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व मिल जाता है। इसी से जुड़ी एक और खबर ऊर्जा की है। गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा में काफी आगे दिख रहा है। बहुत आगे। देश के कुल उत्पादन में 16.5% का योगदान है गुजरात का, और खासकर सोलर रूफटॉप में तो वो नंबर 1 है, 25% हिस्सेदारी के साथ। और कर्नाटक की नंदी हिल्स का भी जिक्र है, 17.5% योगदान के साथ। लेकिन फिर एक विवाद की भी खबर है, पेन्नेयार नदी जल विवाद। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल और पुराना मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब 1956 के अधिनियम के तहत एक ट्राइब्यूनल बनाने का आदेश दिया है। तो ये ट्राइब्यूनल क्या करेगा? ये तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों की दलीलें सुनेगा और पानी के बंटवारे पर अपना फैसला देगा। ये दिखाता है कि हमारे देश का संवैधानिक तंत्र कैसे ऐसे विवादों को सुलझाता है। चलिए अब कुछ राजनीतिक अपडेट्स देखते हैं। 2 राज्यों में नए मुख्यमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार। हाँ, और ये एक ऐतिहासिक क्षण है। वो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। वाकई ये तो बहुत बड़ी बात है। वो एनसीपी से हैं और राज्यसभा की सदस्य भी हैं। जी, और वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में भी नेतृत्व बदला है। युमनाम खेमचंद सिंह नए मुख्यमंत्री बने हैं। मणिपुर की राजनीति हमेशा से थोड़ी जटिल रही है। इस बदलाव के क्या मायने हैं? वहाँ के सामाजिक समीकरण बहुत नाजुक हैं। युमनाम खेमचंद सिंह मेती समुदाय से आते हैं और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। अच्छा। हाँ, नेमचा किपगेन और लोसी दिखो। ये एक तरह से सत्ता में संतुलन साधने की कोशिश है, ताकि राज्य के सभी प्रमुख समुदायों को लगे कि सरकार में उनकी हिस्सेदारी है। समझ गए। अब शासन की बात करें तो 2 बड़ी योजनाएं हैं। पहली मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। इसका लक्ष्य बहुत साफ है, गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं देना, जैसे स्वास्थ्य, सड़कें। हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य, सड़कें, साफ पानी। पहले चरण में 114 तालुका मुख्यालयों को शामिल किया गया है। ये ग्रामीण शहरी अंतर को कम करने की एक ठोस कोशिश है। और दूसरी योजना है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0। इसमें त्रिपुरा पहले स्थान पर है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है।
हाँ, क्योंकि अक्सर बड़े राज्यों की चर्चा होती है, लेकिन त्रिपुरा ने ये पहला स्थान इसलिए हासिल किया क्योंकि उन्होंने डेटा स्टोरेज और वेरिफिकेशन में 100% सफलता हासिल की है। मतलब उन्होंने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर शासन में डेटा कितना जरूरी है। अब आते हैं उस खबर पर जिसका सबको इंतजार रहता है। केंद्रीय बजट 2026-27 कुल खर्च है 53.53 लाख करोड़ रुपए। यह आंकड़ा तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है राजकोषीय घाटा, जो जीडीपी का 4.3% है। इसका क्या मतलब हुआ आम भाषा में? इसका मतलब है कि सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर, और रक्षा बजट भी काफी ज्यादा है, 7.85 लाख करोड़ रुपए, जो दिखाता है कि सुरक्षा अब भी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। और ये बजट निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार पेश किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जी, और जल जीवन मिशन के लिए भी एक बड़ा आवंटन है, लगभग 67,670 करोड़ रुपए का। तो हर घर तक साफ पानी पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। लगता तो यही है। वित्त से जुड़ी एक और बड़ी खबर है 16वें वित्त आयोग के बारे में। हाँ, ये एक संवैधानिक संस्था है जिसका जिक्र अनुच्छेद 280 में है। इसके अध्यक्ष अरविंद पनमड़िया हैं। और यहाँ एक क्रिटिकल अपडेट भी है पंजाब के लिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब को जो राजस्व घाटा अनुदान मिलता था वो अब बंद कर दिया गया है। राजस्व घाटा अनुदान, ये वो मदद थी जो केंद्र उन राज्यों को देता था जिनका खर्चा उनकी कमाई से ज्यादा था। अब इसके बंद होने का मतलब है कि पंजाब को हर साल लगभग 4800 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ओ, ये तो राज्य के लिए एक बड़ा झटका होगा। निश्चित रूप से ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर एक बड़ा प्रभाव डालेगा। चलिए अब सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आते हैं। आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर गुरु रविदास जी एयरपोर्ट कर दिया गया है। हाँ, ये गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के मौके पर किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्मान है। और असम के मिसामारी में खंजर अभ्यास का 13वां संस्करण भी हुआ। ये भारत के विशेष बलों और किर्गिस्तान के बीच एक आतंकवादी विरोधी अभ्यास था। अब दुनिया भर की कुछ खबरें। स्पेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाँ, और ऐसा करने वाला वो ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा बड़ा देश बन गया है। ये एक बड़ा ट्रेंड बनता जा रहा है ना? बिल्कुल, ये युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर डिजिटल दुनिया के प्रभाव को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंता को दिखाता है। इसी बीच भारत ब्रिक्स औद्योगिक समिति में शामिल हो गया है, जो वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका को और मजबूत करता है। और ग्वाटेमाला में फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जो हमें रिंग ऑफ फायर की याद दिलाता है। अब आते हैं खेल जगत में, जहां काफी हलचल रही। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मेंस विनर कार्लोस अल्कराज रहे। हाँ, और उन्होंने अपना करियर स्लैम पूरा किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और विमेंस विनर एलेना रबाकिना रही। भारतीय उपलब्धि में युकी भांबरी डबल्स में टॉप 20 में पहुंचे। हाँ, पर मेरे लिए इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स स्टोरी स्क्वैश से है। अनाहत सिंह। हाँ, दिल्ली की अनाहत सिंह। उन्होंने स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 जीता। वो सिर्फ 17 साल की हैं। बस 17 साल की, और इस जीत के साथ वो एशिया की सबसे कम उम्र की टॉप 20 खिलाड़ी बन गई हैं। ये कमाल है वाकई। इसके अलावा दिल्ली ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भी की, जिसमें 17 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और प्रो रेसलिंग लीग का 5वां सीजन हरियाणा थंडर्स ने जीता। अब अंत में कुछ पुरस्कारों और नियुक्तियों की बात कर लेते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स 26 में दलाई लामा को पुरस्कार मिला। हाँ, उनकी ऑडियो बुक इनर वर्ल्ड के लिए। और एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार क्रैफोर्ड प्राइज जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामानाथन को दिया गया। ये पुरस्कार नोबेल के बराबर माना जाता है ना? हाँ, उन क्षेत्रों में जिन्हें नोबेल पुरस्कार कवर नहीं करता। ओजोन और ग्लोबल वार्मिंग पर उनके काम के लिए सम्मान मिला है। एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है। निवेदिता दुबे AAI बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। ये विमानन जैसे क्षेत्र में लैंगिक समानता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और अंत में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, जिसका विषय था यूनाइटेड बाय यूनी। और ब्रांड जगत में कियारा अडवाणी को मेबलिन न्यूयॉर्क का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये था इस हफ्ते का एक पूरा ब्यौरा, टेक्नोलॉजी से लेकर पर्यावरण तक और राजनीति से लेकर खेल तक। ये सब देखने के बाद एक सवाल मेरे मन में आता है। क्या? जब हम एक ही हफ्ते में एक भविष्यवादी सेमीकंडक्टर प्लांट की शुरुआत और एक प्राचीन पक्षी अभयारण्य के संरक्षण को एक साथ देखते हैं, तो ये हमें विकास की परिभाषा के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है। क्या भविष्य की राह तकनीकी प्रगति और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने में ही है, या फिर ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें अंततः किसी एक को पीछे छूटना ही पड़ेगा? ये सवाल